जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन और आज हमारा एक नया चैप्टर चालू हो गया है जिसका नाम है आदिकाल। आज दोस्तों हम आदिकाल को यहाँ पर पढ़ेंगे। आदिकाल से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जब हम आदिकाल की चर्चा करते हैं दोस्तों, तो आदिकाल में एक चीज आपको समझ में आती है कि यहाँ पर, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने इसकी सीमा मानी है कब से? 1050 से लेकर के 1375 तक काय की सीमा आदिकाल की। और इन्होंने इसको नाम क्या दिया है? आदिकाल को वीर गाथा काल। कई बार एग्जाम में आता है कि आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया, तब आपका उत्तर होता है रामचंद्र शुक्ल। समय सीमा क्या मानी है? तो 1050 से 1375, संवत 1050 से। ठीक है, उसके बाद आता है एक और नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आते हैं हमेशा एग्जाम में कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को, प्रथम काल को क्या नाम दिया, है ना? तो इन्होंने आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा दी थी, या फिर हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी? तो आदिकाल की संज्ञा दी थी किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। समय सीमा क्या मानी थी इन्होंने आदिकाल की? इन्होंने मानी थी 1000, संवत 1000 से लेकर के 1350 तक। 1000 से 1350। अब ये दोनों चीजें आपको याद रख लेनी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 से 1350 और वीर गाथा काल इन्होंने समय सीमा मानी 1050 से 1375। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें आपको समझनी है, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा यहां से हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसको अपन पढ़ने वाले हैं, इसकी समय सीमा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते, जब अपन किसी भी काल को पढ़ते तो उसकी समय सीमा अपन को पता होनी चाहिए कि आखिर इसकी समय सीमा क्या है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार एक बार अपन देखते हैं, इनके अनुसार प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। ठीक है, और अपन ने पहले भी आप पढ़ा है, इसके पहले पढ़ा है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश कौन सी अवस्था, कौन सी है? अपभ्रंश। यानी कि प्राकृत की अपभ्रंश मानी जाती है कौन सी? अपभ्रंश। प्राकृत की अपभ्रंश, अपभ्रंश। ठीक है, क्योंकि मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत अपन ने 3 भाषाओं के बारे में पढ़ा था, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ते हैं? जैसे पाली का बिगड़ा हुआ रूप क्या हो गया? प्राकृत। प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप क्या हुआ? अपभ्रंश, है ना? और अपभ्रंश की एक उत्तरकालीन अवस्था है जिसका नाम क्या है? अवहट्ट। और अवहट्ट से हिंदी का विकास माना जाता है। ठीक है, याद रख लेना। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि प्राकृत की कौन सी अवस्था? अंतिम अवस्था से दोस्तों हिंदी साहित्य का क्या माना गया? आविर्भाव माना गया। ठीक है, अब कोई बताएगा कि अपभ्रंश का जो समय है वो क्या माना जाता है? बताओ, सभी लोग बताएंगे अपभ्रंश का समय क्या माना जाता है? बताओ जल्दी से, एक एक चीज को क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अपभ्रंश का समय क्या माना जाता है? सभी लोग पढ़ बताओ। अपन ने मध्यकालीन आर्य भाषा के बारे में पढ़ा था, है ना? जल्दी से बताओ अपभ्रंश का समय क्या माना जाता है। दोस्तों, आपने सबसे पहले पढ़ा था कि सर भारत में जो भाषाओं का विकास हुआ है वो आर्यों के आगमन से हुआ, और आर्यों के आगमन से जिस भाषा का विकास हुआ उसका नाम क्या था? संस्कृत। और संस्कृत सब भाषाओं की क्या मानी जाती? जननी मानी जाती है। ठीक है, संस्कृत, है ना? और संस्कृत के बारे में अपन ने पढ़ा है कि संस्कृत से ही भारतीय आर्य भाषाओं का क्या हुआ? उदय हुआ, है ना? और भारतीय आर्य भाषाओं को अपन ने क्या बांटा था? 3 भागों में बांटा था, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी आई थी? एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और अपभ्रंश का जो समय माना जाता है 500 से 1000 ईस्वी। 500 से लेकर के 1000 ईस्वी, ये क्या माना जाता है? ये माना जाता है दोस्तों काय का? प्राकृत अपभ्रंश का समय माना जाता है। इसको अपन को याद रख लेना है।
ठीक है, ये सभी साथी याद रखेंगे, सभी को याद रखना है ना। उसके बाद यहां पर देखेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल, संवत 1050 से लेकर के 1375। ये क्वेश्चन पिछली बार एमपी टेट एग्जाम में आया था, ये वाला ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से बताइए भाई कौन सा काल है जो महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। भाई कौन सा काल है, तो वह काल माना जाता है कौन सा, आदिकाल। भाई काल कौन सा माना जाता है, आदिकाल। ये पिछली बार एमपी टेट में क्वेश्चन आया था और आयोग ने गलत कर दिया था। आयोग ने मान लिया था भक्ति काल, है ना, गलत कर दिया था क्वेश्चन। लेकिन ये चीज अपन को याद रख लेनी है कि संवत 1050 से लेकर यानी कि 1375 तक, यानी कि महाराज भोज के समय से लेकर के हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक का जो काल है वो काल किस नाम से जाना जाता है, आदिकाल के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सभी लोग याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर आते हैं दोस्तों राज आश्रित कवि और चारण। जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभा में सुनाया करते थे। पहले क्या होता था आदिकाल में, पहले दोस्तों जो कवि थे, राजाश्रित कवि थे, चारण कवि थे, ये क्या करते थे कि ये फुटकल दोहे लिख कर लाते थे और राजाओं की सभा में सुनाया करते थे, तो इनको विशेष प्रकार का इनाम दिया जाता था। उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे दोस्तों। यानी कि भाई आप राजा की सभा में जा रहे हो तो राजा के खिलाफ तो नहीं बोल सकते, राजा की निंदा तो नहीं कर सकते, राजा की क्या करोगे, प्रशंसा करोगे, राजा के यशोगान का वर्णन करोगे, है ना, ये सारी चीजें आप करोगे, ठीक है। तो यहां पर अपन को याद रख लेना है कि उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी दोस्तों किया करते थे, है ना। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है। कौन सी परंपरा, ये प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है, ठीक है। जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल नाम दिया है। किसने नाम दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम क्या दिया है, वीर गाथा काल नाम दिया है, वीर गाथा काल नाम दिया, ठीक है। ये पब्लिक हो गई है क्लास, सभी के लिए हो गई है आज, ठीक है। तो सभी लोग इसका आनंद लेंगे। आदिकाल में कितनी चीजें आपने यहां पर पढ़ ली, सारी चीजें यहां पर आपने देख ली। आदिकाल में जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो सारी चीजें आपने पढ़ ली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि सर संवत 1050 से लेकर के 1375 का जो समय है वो क्या माना जाता है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गाथा काल, ठीक है। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको नहीं भूलना अपन को, महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक का समय माना जाता है क्या, आदिकाल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीर गाथा काल नाम किसने दिया, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया। तब आपका उत्तर होता है कि सर आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है किसने, रामचंद्र शुक्ल ने। समय सीमा आपको पता चल गई, 1050 से लेकर के 1375, ठीक है, ये पता हो गया। उसके बाद अपन को पढ़ना है, आपको उत्तर बताना है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल का प्रारंभ माना जाता है। पहले अपन ने पढ़ा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, बताओ जल्दी से, आदिकाल का प्रारंभ माना जाता है तो कब से माना जाता है, सभी लोग बताएंगे। और जिनको भी एडमिशन लेना है दोस्तों, अभी ये पेड क्लास आदिकाल से शुरुआत हुई है, अभी भी आप एडमिशन ले सकते हो, मात्र 1500 में ले सकते हो। एमपी टेट वाले हो, टीजीटी पीजीटी मास्टर कैडर एचपी टेट वाले जो भी साथी हिंदी साहित्य जिनको पढ़ना है, बिल्कुल शुरुआत से जीरो से यहां पर पढ़ने को आपको मिल रहा है। तो आपका पता है कि सर संवत क्या 1050 से लेकर के 1375, संवत 1050 से लेकर के 1375 का जो समय है, ये समय माना है किसने, रामचंद्र शुक्ल ने।
आदिकाल यानी वीर गाथा काल का समय। ठीक है, फिर उससे बात आता है कि 1000 से लेकर के 1350 ये समय किसने माना है? हजारी, है ना। हजारी कैसे मानेंगे? हजारी हजार से मानेंगे, हजारी हजार से मानेंगे। तो हजारी ने 1000 से माना है 1350 तक। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है 750 से लेकर के 1000 तक। 750 ने 1000 से क्या कर लिया? बोले सर संधि कर ली। तो ये संधि काल का समय माना है, संधि काल का समय माना है। किसने संधि काल का समय माना है? ये माना है किसने? राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा ने संधि काल का समय क्या माना है? 750 से लेकर 1000। और इन्होंने प्रारंभिक काल को नाम दिया था क्या? संधि काल। संधि काल नाम दिया था। ठीक है, तो यहां पर चीजें आपको अच्छे से पढ़ना है, क्लियर करना है। सारी चीजें पूछी जाती हैं आपसे क्वेश्चन में। अब यहां पर एक एक की समय सीमा अपन देखें। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया और इसका समय माना 1050 से 1375। सभी को पता है। ठीक है, क्वेश्चन आते इसलिए समय सीमा आपको पता होनी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने 1000 से मानी, 1000 से लेकर के 1350, ये आपको पता चल गया। फिर आती है मिश्र बंधुओं के अनुसार। तो मिश्र बंधुओं के अनुसार इन्होंने मानी है दोस्तों, यहां पर संवत की बात करें तो संवत से 700 से, संवत में 700 से 1343, इस प्रकार से क्या माना है मिश्र बंधुओं ने? 700 से लेकर के 1343। ठीक है, अब बताना है आपको कि मिश्र बंधुओं ने इसका नाम क्या दिया था? इसका नाम क्या दिया था मिश्र बंधुओं ने? बताओ जल्दी से। मिश्र बंधु, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा था, इन्होंने दोस्तों ये जो ग्रंथ माना था, इन्होंने आरंभ माना था हिंदी साहित्य का। आरंभ माना था 700 से लेकर के संवत 700 से 1343। ठीक है, उसके बाद गणपति चंद्रगुप्त ने 1184 से 1350, है ना। और आपको बताना है कि ग्रियर्सन ने कब से माना? ग्रियर्सन ने कब से माना? और सभी ने बताया कि सर ये जो मिश्र बंधु हैं, इन्होंने इस काल को नाम दिया था आरंभिक काल। और ये क्वेश्चन कई बार आया है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल या आदि काल को आरंभिक काल नाम किसने दिया? उत्तर होता है मिश्र बंधुओं ने। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? उत्तर होता है गणपति चंद्रगुप्त ने। ये दो बातें जो आपके मन में कभी नहीं सुलझी। आप यहां पर दोस्तों क्या हो जाते हैं? गड़बड़, आरंभिक और प्रारंभिक में। तो आरंभिक मिश्र बंधु, क्योंकि मिश्र बंधु कितने भाई थे? 3 भाई थे। ट्रिक बनाई थी अपन ने, श्याम गणेश सुखदेव। श्याम गणेश सुखदेव, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये 3 भाई थे। और तीनों भाई आरंभ से साथ में रहे। आरंभ से साथ में रहे, इसलिए आरंभिक काल नाम दिया था मिश्र बंधुओं ने, है ना। और गणपति चंद्र, अपन कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो अपन क्या करते? श्री गणेश करो, प्रारंभ करो, श्री गणेश, है ना। तो याद रख लेना, गणपति ने क्या कहा था? प्रारंभिक काल। और आपको पता है कि सबसे पहले काल विभाजन किसने किया था? सबसे पहले काल विभाजन किसने किया था? तो सबसे पहले जो काल विभाजन किया था, वो काल विभाजन जो किया था दोस्तों, वो अपन को याद होना चाहिए। सबसे पहले काल विभाजन किसने किया था? ये क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से बताइए फटाफट से। सबसे पहले काल विभाजन किसने किया था? बताइए, सबसे पहले काल विभाजन किसने किया था? ठीक है, इसको दोस्तों 1343 को 1444 करो, 1444, है ना। ये आरंभिक काल 1444 कर लो इसको। मिश्र बंधुओं ने 1444 कर लेना इसको, है ना, 1444। ठीक है, इसको याद रखेंगे सभी लोग, 700 से लेकर के 1444। ठीक है, और आपको पता है कि सर ग्रियर्सन, है ना, ग्रियर्सन, और ग्रियर्सन ने 700 से लेकर के 1300 तक के समय को क्या माना था? चारण काल माना था, चारण काल। ठीक है, फिर आता है रामस्वरूप चतुर्वेदी। इनके अनुसार आदिकाल का प्रारंभ हुआ 1000 ईस्वी से 1350।
ठीक है, 1350, ये समय सीमा पता चल गई। अब दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जो आपको बताना है। राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम काल यानी कि संधि काल इसका आरंभ माना जाता है, तो क्या माना जाता है, बताओ जल्दी से। राम कुमार वर्मा संधि काल का आरंभ इन्होंने क्या माना है? अपन ने ग्रियर्सन का पढ़ा था कि ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को सबसे पहले क्या कहा था? चारण काल। और चारण चरणों में गिरे, है ना, चरणों में गिरे। अपन को पढ़ा था 7 तेरे चरणों में गिरे, या तेरे 7 चरणों में गिरे, ऐसे भी याद कर सकते हो, तेरे 7 चरणों में गिरे। तो 7 से लेकर के 1300 चारण काल ग्रियर्सन, राम कुमार वर्मा ने संधि काल, और संधि काल का इन्होंने समय माना है संवत 750 से लेकर के 1000। इसको याद रख लेना। और आपको पता है राम कुमार वर्मा ने जो ग्रंथ लिखा था उसका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और इन्होंने आलोचनात्मक इतिहास लिखा था कब? 1938 में लिखा था। और ये ग्रंथ कैसा माना जाता है? ये ग्रंथ अधूरा माना जाता है। कौन सा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और दोस्तों आपको पता होगा कि इन्होंने जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, किसने? राम कुमार वर्मा ने। इन्होंने इस ग्रंथ में स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। ठीक है, अब जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है दोस्तों, वो सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम काल चारण काल का आरंभ माना जाता है, तो क्या माना जाता है? पहले अपन पढ़ चुके हैं ये चीज, अब आपसे पूछी भी जा रही है ताकि आपके जहान में, आपके मन में ये चीज बैठ जा चुके, है ना। ये क्लास दोस्तों पेड वालों के लिए होती है जिन्होंने एडमिशन लिया है, लेकिन आज ये क्लास पब्लिक है। जिनको भी ये ऐसी क्लासें पढ़ना है, विस्तृत पढ़ना है, तो वो लोग एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मात्र 1500 में। ठीक है, तो यहां पर जॉर्ज ग्रियर्सन का, तो आपको पता है कि सर ग्रियर्सन 7 तेरे चरणों में गिरे, 700 से लेकर के 1300, है ना। ये क्वेश्चन कई बार आता है। और दोस्तों राम कुमार वर्मा ने भी आदि काल को चारण काल नाम दिया था, है ना। हिंदी साहित्य का आरंभ सिद्धों की रचनाओं से मानने वाले विद्वान कौन है? सिद्धों की रचनाओं से। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है एग्जाम में। बताइए, सिद्धों की रचनाओं से मानने वाले विद्वान कौन है? राहुल सांकृत्यायन है, डॉक्टर दिनेश है, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। बताइए जल्दी से, हिंदी साहित्य का आरंभ सिद्धों की रचनाओं से मानने वाले विद्वान कौन है? कौन है? जल्दी से बताना है। तो आपका उत्तर क्या जा रहा है? अपभ्रंश का पहला कवि नहीं, हिंदी का पहला कवि। राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि माना है स्वयंभू को, हिंदी का, है ना। और यहां पर उत्तर पूछा है आरंभ, हिंदी साहित्य का आरंभ सिद्धों की रचनाओं से मानने वाले जो हैं वो कौन है? उत्तर है वो है डॉक्टर दिनेश। डॉक्टर दिनेश हैं, बी नंबर आपका सही है। अब आधे लोग यहां पर राहुल सांकृत्यायन लगेंगे, लेकिन राहुल सांकृत्यायन नहीं, डॉक्टर दिनेश। ठीक है, डॉक्टर दिनेश हैं। अब दोस्तों इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। डॉक्टर दिनेश हिंदी साहित्य का आरंभ सिद्धों की रचनाओं से मानते हैं, ये याद रख लेना दोस्तों, डॉक्टर दिनेश। और इनके अनुसार अगर हम सिद्ध साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दें तो हिंदी का समस्त भक्ति साहित्य जड़ और तने से कटे वृक्ष की तरह हो जाएगा। अगर ये कभी कथन में पूछ लिया जाए तो कथन भी आप लोगों को याद करना है। ये क्वेश्चन आए अगर कि अगर हम सिद्ध साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दें तो हिंदी का समस्त भक्ति साहित्य जड़ और तने से कटे वृक्ष की तरह हो जाएगा। ये कथन किसका है? तो ये कथन भी डॉक्टर दिनेश का है। ये दिनेश का कथन आपको भूलना नहीं है। दिनेश का कथन जिन्होंने दोस्तों गुरु गोरखनाथ की रचनाओं से अर्थात 10वीं शताब्दी के अंत से आदि काल का प्रारंभ मानने वाले विद्वान कौन से हैं? एक थोड़ा सा अनोखा तरीका यहां पर आपको पढ़ाने का दोस्तों, है ना। एक अनोखा तरीका आपको पढ़ाने का कि कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको यहां पर जिज्ञासा पैदा की जाती है और उसके बाद उसमें विस्तृत पढ़ाया जाता है, तो बहुत सारी चीजें माइंड में सेट हो जाती हैं। ठीक है,
तो गुरु गोरखनाथ, गोरखनाथ के बारे में आप लोग जानते हैं। इनकी रचनाओं से अर्थात 10वीं शताब्दी के अंत से आदिकाल का प्रारंभ मानने वाले विद्वान कौन है? तो जल्दी से आपको बताना है कौन है। राहुल सांकृत्यायन है, भागीरथी मिश्र है, मिश्र बंधु या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर गोरखनाथ और 10वीं शताब्दी से, यानी कि उत्तर है भागीरथी मिश्र। इन्होंने गुरु गोरखनाथ की रचनाओं से अर्थात 10वीं शताब्दी के अंत से आदिकाल का प्रारंभ माना है। किन्होंने? भागीरथी मिश्र ने। भागी बोले 10वीं शताब्दी में भागी अपन को याद रख लेना, ठीक है, याद रखोगे गोरखनाथ, उसके बाद हिंदी का प्रथम कवि। इतनी चीजें आपने पढ़ ली दोस्तों। ये एक प्रस्तावना थी हिंदी साहित्य की, आदिकाल जब आप पढ़ते हो ना तो एक प्रस्तावना थी जिसके बारे में आपको पता चला कि आदिकाल की समय सीमा अलग अलग विद्वानों ने क्या मानी है, रामचंद्र शुक्ल ने क्या मानी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या मानी है, आखिर हिंदी साहित्य का आदिकाल कैसे शुरू हुआ, इस प्रकार आपने यहां पर देखा है ना। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन आता है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है। अलग अलग विद्वान अलग अलग कवियों को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब आप लोगों को याद रख लेना यहां से क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पर अपन देखने वाले हैं, अब यहां पर आता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपको क्वेश्चन का सैंपल भी यहां पर दिया गया हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है आपको बताना है। जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। 6:30 बजे 5 वाली क्लास, इसी प्रकार से अगर विस्तृत वाली क्लास आपको अटेंड करना है, ट्रिक से पढ़ना है, अध्ययन करना है रेगुलर, तो एमपी टेट वाले हो, टीजीटी पीजीटी वाले हो, सभी साथी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है और राइट आंसर है कि सर हिंदी का प्रथम कवि, अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो आपका उत्तर है सरहपा। नॉर्मल क्वेश्चन क्या है? सरहपा। और रामकुमार वर्मा ने किसे माना? स्वयंभू को। रामकुमार वर्मा ने किसे माना? स्वयंभू को। राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना? सरहपा को। पुष्य या पुण्य को किसने माना? ये क्वेश्चन आपको बताना है। शालिभद्र सूरी को किसने माना? उत्तर है गणपति चंद्रगुप्त। और ये क्वेश्चन आपका पिछली बार टीजीटी में आया था कि टीजीटी या पीजीटी में आया था कि पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। तो चलिए बताइए एक और क्वेश्चन आपके सामने, पुष्य या पुण्य को। तो स्वयंभू को किसने? रामकुमार वर्मा ने। सरहपा को किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। और आपका उत्तर है कि सर पुष्य या पुण्य को माना है किसने? शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर ने माना है दोस्तों पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि। टीजीटी या पीजीटी में क्वेश्चन आपकी पिछली बार आया था। और अगर नॉर्मल इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो क्या उत्तर लगाओगे? सरहपा। क्या लगाओगे? सरहपा। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहां पर क्लियर होती हैं। अब अपन एक एक चीज को पढ़ेंगे। यहां पर पूरा हिंदी का प्रथम कवि क्वेश्चन आया, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरहपा। सर यहां पर आया सर, और कौन सर? बोले राहुल सर। राहुल सर। सर से सरहपा, राहुल से राहुल सांकृत्यायन। राहुल सर है ना। स्वयंभू रामकुमार वर्मा, ये अपन को याद रख लेना। रामकुमार वर्मा स्वयंभू। रामकुमार वर्मा ने किसे माना? स्वयंभू। याद रख लेना। यहां पर आए राम, और राम की हम स्वयं पूजा करते। बोले सर स्वयं, ऐसा तो नहीं कि पड़ोसी से करवा देते हो राम की पूजा, कि भैया पड़ोसी तुम जाना राम भगवान की पूजा करवाना, पुण्य हमें मिले। बोले नहीं सर, राम की पूजा हम स्वयं करते, स्वयं। तो राम से रामकुमार वर्मा, और स्वयं करते हम राम की पूजा स्वयं। तो स्वयं से स्वयंभू, और स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने? एक क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? पुष्य या पुण्य को। तो यहां पर आया पुष्य, अपन कर दो पुष्प। और पुष्प कहां चढ़ाना है? बोले सर शिव जी के ऊपर। शिव, यहां पर शिव आया, शिव।
तो शिव पर क्या चढ़ाना है? पुष्प। शिव जी पर पुष्प चढ़ाना है, भगवान पुष्प चढ़ा रहे हैं, आपको भक्ति कर रहे हैं, आपकी पूजा कर रहे हैं, आपकी बार एग्जाम पार, है ना। तो पुष्प या पुण्य को किसने माना? पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, और अगर आपने पुष्प चढ़ाया होता तो निश्चित रूप से आप पास हो जाते, क्योंकि भगवान की कृपा जब होती है तो माइंड में पढ़ाई पढ़ाई। देखो एक बात सच्चाई है कि आप एग्जाम में बैठे हो, पढ़ा नहीं है तो भगवान कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अभी से अगर भगवान की पूजा करोगे तो भगवान आपके माइंड को ऐसा सेट करेंगे, आपकी जो शारीरिक स्थिति है उसका ऐसा बनाएंगे कि ना तो आपको बुखार आएगा, ना आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होगी, और जब आपको बुखार परेशानी नहीं होगी, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी, तो आप पढ़ाई अच्छे से करोगे, और जब पढ़ाई अच्छे से करोगे तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। और आप कहो कि सर बिना पढ़े हम एग्जाम में पास हो जाएं, तो भगवान नहीं कर सकते ऐसा, है ना। समझ गए स्थिति कैसा होता है? तो आपको पुष्प चढ़ाना है, काय? शिव जी, पूजा करना है, शिव से सेंगर, है ना। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। तो अपन को याद करना है अब्दुल रहमान, अब दूर नहीं संदेश भेजना। तो आपको पता है अब्दुल रहमान की एक रचना है, कौन सी? संदेश रासक। अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है? संदेश रासक। तो अब दूर नहीं संदेश भेजना, है ना। अब दूर नहीं, जो अपन हजारों किलोमीटर संदेश भेजते थे ना पहले, अब दूर नहीं, हजारों किलोमीटर जो संदेश भेजते थे, अब दूर नहीं, अब दूर नहीं, अब दूर नहीं बोले सर, संदेश भेजना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना, और संदेश रासक को हिंदी की प्रथम रचना माना है। जिनको भी एडमिशन लेना, बिल्कुल देर नहीं करना, अगर इस प्रकार से आपको पढ़ना है कि आपको इंटरेस्ट आ जाए हिंदी साहित्य में। सालीभद्र सूरी, सालीभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? उत्तर है गणपति। गणपति, अगर आप गणपति की पूजा करोगे तो आप शक्तिशाली बन जाओगे, क्योंकि गणपति क्या है? बुद्धि के देवता, और जिसमें बुद्धि होती है सबसे ज्यादा शक्तिशाली वो होता है। शारीरिक रूप से शक्तिशाली कोई व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से शक्तिशाली है, उसकी नहीं चलती जो बौद्धिक रूप से शक्तिशाली है। बुद्धि वाला व्यक्ति कितना भी कमजोर है शारीरिक रूप से, लेकिन बुद्धि वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से जो शक्ति है उसको हरा सकता है दोस्तों, है ना। तो याद रख लेना कि सर गणपति की पूजा करोगे, गणपति, तो आप क्या बन जाओगे? शक्तिशाली बन जाओगे। कैसे? बौद्धिक रूप से शक्तिशाली। तो सालीभद्र सूरी जिन्होंने रचना लिखी थी भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली, आपसे पूछा जाता है कि भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास सालीभद्र सूरी की रचना है ना। और दोस्तों सालीभद्र सूरी को गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। याद रख लेना। विद्यापति, विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? राइट आंसर है बच्चन से, बच्चन। अब एक चीज बताओ कि बच्चे क्या करते? बोले सर बच्चे विद्या अर्जित करते हैं। आपने पढ़ा होगा पहले, मासा मारे धम्म धम्म और विद्या आबे छम छम, ठीक है। तो विद्या अर्जित करते कौन? बच्चे। विद्या अर्जित करते बच्चे। बच्चे क्या करते? विद्या अर्जित। तो विद्या से विद्यापति, और विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? राइट आंसर है बच्चन से, ठीक है। तो यहां पर जितने भी क्वेश्चन पढ़े ये आपको क्लास में ही याद हो गए। सराहपा को राहुल सांकृत्यायन ने, स्वयंभू स्वयं राम की पूजा राम कुमार वर्मा, पुष्प चढ़ाना है किसको? तो शिव जी, तो शिव से सेंगर ने पुष्प या पुण्य को। अब्दुल रहमान, अब दूर नहीं बोले, हजारों किलोमीटर जो हम संदेश भेजते थे अब दूर नहीं, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी। साली अपन को शक्तिशाली बनना है तो गणपति जी की पूजा, ठीक है। और विद्यापति बच्चन से अपन को याद रख लेना। ये सभी काल्पनिक ट्रिक होती हैं दोस्तों, जिनको हम याद करने के लिए बना दिए जाते हैं, है ना। भगवान भी आपकी मदद करते, कहते हैं ना कि भगवान मदद नहीं करते, बोले क्या करेंगे जब पढ़ा नहीं। अरे आपको यहां पर मदद कर रहे कि नहीं कर रहे? बताओ जल्दी से ईमानदारी। यहां पर भगवान भी आ रहे हैं कि बेटा हमारा सहारा लेकर के ट्रिक बना लो, लेकिन याद कर लो हम आपकी मदद कर रहे हैं। आपकी पूजा का फल यहां मिल रहा कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है। भगवान भी मदद करने आपकी आ रहे हैं, है ना। तो जो इंदु को किसने माना? वासुदेव। वासुदेव ने जो इंदु को माना है। जो इंदु या फिर योगिंदु भी कहा जाता है। जो इंदु, योगिंदु। तो अपन को याद रख लेना, जो इंदु को
हिंदी का प्रथम कवि वासुदेव। वासुदेव अपन को इंदु कर लो, इंदु। बोले सर इंदु तो वासुदेव की पूजा करती। इंदु किसकी पूजा करती? वासुदेव की। वासुदेव आ गए भगवान, तो इंदु किसकी? वासुदेव की पूजा करती है इंदु। तो इंदु से जो इंदु और वासुदेव ने क्या माना हिंदी का प्रथम कवि। राजा मुंज को राजा मुंज, ये भी क्वेश्चन आता है राजा, तो याद कर लेना है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राजा मुंज को रामचंद्र शुक्ल ने भी राजा मुंज को दोस्तों, राजा मुंज को रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी का प्रथम कवि माना है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी माना है। जब कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है राजा मुंज गुलेरी, गुलेरी अपन को याद रख लेना है। ठीक है, ये याद करोगे। राजा, राजा रामचंद्र, राजा रामचंद्र अपन ने पढ़ा है ना, राजा रामचंद्र। ठीक है, तो राजा रामचंद्र, तो राजा से राजा मुंज और रामचंद्र तो रामचंद्र शुक्ल ने माना ही है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी अपन को याद रख लेना। ठीक है, और उसके बाद गोरखनाथ, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, तो अपन को याद रख लेना माता प्रसाद और जयदेव ने, है ना। अपन को याद रख लेना कि सर माता के प्रसाद से गोरखनाथ की जय हो रही है, माता के प्रसाद से गोरखनाथ की जय, माता के प्रसाद से गोरखनाथ की जय, है ना। तो गोरखनाथ जो हुए निश्चित रूप से उन्हें भी किसी ना किसी माता ने जन्म दिया होगा, है ना, और माता के प्रसाद से गोरखनाथ की क्या हो रही, जय। तो गोरखनाथ बोले माता प्रसाद गुप्त ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम कवि माना और जयदेव ने भी माना, जयदेव ने भी। ठीक है, अब उसके बाद आता है दोस्तों, ये तो हो गया हिंदी के प्रथम कवि। फिर क्वेश्चन आता है कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। राइट आंसर श्रावकाचार। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, उत्तर होता है श्रावकाचार। रचना काल क्या है, 933 ईस्वी, 933 ईस्वी। रचनाकार कौन है, देवसेन, देवसेन अपन को याद रख लेना। फिर एक बात आती है आपके दोस्तों जहान में, आपके मन में एक बात आती है कि सर जब हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं, सरहपा है हिंदी के प्रथम कवि, तो हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार कैसे हो गई, आती है ना मन में एक डाउट्स आता है। जब क्वेश्चन आता है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, बोले सरहपा। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी, बोले श्रावकाचार। रचनाकार कौन है, बोले देवसेन। ये बोले गड़बड़ कैसे हो गया। ये गड़बड़ ऐसे हो गया दोस्तों कि सरहपा ने हिंदी का प्रयोग किया है सबसे पहले। हिंदी का प्रयोग किया किसने, सबसे पहले सरहपा ने, लेकिन सरहपा ने कोई रचना नहीं लिखी, इसलिए हिंदी का प्रयोग करने के कारण इनको हिंदी का प्रथम कवि माना गया। और हिंदी में जो प्रथम रचना लिखी गई वो लिखी किसने, देवसेन ने। इस कारण श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना। और इसके रचनाकार कौन है, 933 ईस्वी इसका रचना काल है। और आपको बताना है कि इसमें कितने दोहों के माध्यम से श्रावक धर्म का निरूपण किया गया है, श्रावक धर्म के बारे में बताया गया है। तो एक क्वेश्चन आता है कि 250 दोहों के माध्यम से, 250 दोहों के माध्यम से श्रावक धर्म का इसमें वर्णन किया गया है दोस्तों, निरूपण किया गया है। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार आता है। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। अब एक दो क्वेश्चन हम भी आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी मेहनत आप लोगों के लिए की है ना, यहां वहां पढ़ाकर आप लोगों से कहा है, तो आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे, है ना, सभी को बताना है कि विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। फटाक से बताना, जिसको अच्छी लगी हो ये क्लास। और इसी प्रकार से अगर आपको हिंदी साहित्य पढ़ना है दोस्तों, चाहे वो एमपी टेट वाले साथी हों, चाहे टीजीटी पीजीटी मास्टर कैडर वाले साथी हों, अगर इसी प्रकार से आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य को शुरुआत से, तो उस हिंदी साहित्य की शुरुआत आदिकाल से आज से हो गई है। आप सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस में, ऐप में जाकर के, मात्र 1500 रुपए में 12 महीने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना। राइट आंसर, राइट आंसर बोले सर विद्या अर्जित करते कौन, बच्चे। तो बच्चे से हो जाएगा बच्चन। बहुत बढ़िया, याद हुआ। ठीक है, अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, सभी साथी बता दो, अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, बताइए। क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूं वो पूछ लेता हूं भैया, ऐसा नहीं है कि सर आप बस बकबक करते रहो और हम कुछ ना बताएं। हम जितना बता रहे हैं ना,
5 मिनट में उतना हम आपसे भी पूछ लेते हैं, है ना। तो अब्दुल रहमान राइट आंसर। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि जिनकी रचना है संदेश रासक, संदेश रासक, जिसकी भाषा क्या है ये भी आप बता दो। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है पुष्यापुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। पुष्यापुण्य को, जिनको एडमिशन लेना है दोस्तों या नोट्स मंगवाना है आप मंगवा सकते हैं, नीचे नंबर चल रहा है। पुष्यापुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, सभी लोग बताइए जल्दी से, जल्दी से बताना है। पुष्यापुण्य को हिंदी का प्रथम कवि, तो मैंने आपको याद भी करवाया है कि सर, है ना, पूजा जी ने बताया कि सर जो संदेश रासक है इसकी भाषा मानी जाती है अभट्ट। कौन सी मानी जाती है, अभट्ट। और अभट्ट का समय क्या माना जाता है ये भी आपको बताना है। तो पुष्यापुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है शिवसेन सेंगर ने। शिवसेन सेंगर ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था शिवसेन सरोज। कब लिखी थी, 1883 में। और एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तब आपका उत्तर होता है शिवसेन सरोज, शिवसेन सरोज, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा है अबहट्ट का समय क्या माना जाता है, अबहट्ट का समय क्या माना जाता है, जल्दी से बता दो। अबहट्ट का समय राइट आंसर बताया है गगन जी ने, 900 से लेकर के 1100 ईस्वी का जो समय है वो समय माना जाता है अबहट्ट का समय। अबहट्ट अपभ्रंश की कौन सी अवस्था है, अबहट्ट अपभ्रंश की कौन सी अवस्था है, जल्दी से बताओ। अबहट्ट अपभ्रंश की कौन सी अवस्था है। और क्वेश्चन है बताओ स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, यह भी आपको बताना है, जल्दी से बताइए। अबहट्ट के बारे में बताना है। अबहट्ट बताओ अपभ्रंश की कौन सी अवस्था मानी जाती है। तो राइट आंसर है कि सर उत्तरकालीन अवस्था, बिल्कुल, है ना। खंड काव्य है ये संदेश रासक। अब स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, ये क्वेश्चन है आप सभी साथियों के लिए। सभी साथी बता दो। और दोस्तों, और ये आज की क्लास है जो यहीं पर अपन यहां पर विराम देंगे। एक क्लास कॉमन क्लास रखी थी सभी साथियों के लिए कि आपको अगर ऐसे पढ़ना है और हिंदी साहित्य दोस्तों मस्ती से पढ़ना है इसी प्रकार से, तो आप एडमिशन ले सकते हैं, है ना। मात्र 1500 रुपए में 12 महीने कोई नहीं पढ़ाता। आप किसी भी कोचिंग में चले जाओ, आपको 10,000, 5,000, 15,000 ऐसे फीस देनी पड़ती है। और दोस्तों क्रमबद्धता रेगुलरली कहीं नहीं होता। और यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, यहाँ पर जितने बच्चों ने एडमिशन लिया, इन सब बच्चों से संपर्क करके पूछ लेना कि यहाँ पर कितनी क्लासें आपको मिलती हैं, किस प्रकार से आपसे बर्ताव किया जाता है, किस प्रकार की आपकी रेगुलरिटी रहती है। ये सारी चीजें इन लोगों से पूछना दोस्तों, है ना, कि किस प्रकार से आपको इतने सस्ते में और इतना अच्छा कोर्स इतना बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। तो सभी साथियों सभी मित्रों को दोस्तों, है ना, धन्यवाद आज के इस दोस्तों वीडियो में, है ना। ऐसे ही वीडियो होते हैं, सभी बच्चों का सिर्फ यही कहना होता है कि सर 40 मिनट जो होते हैं ना, ये 40 मिनट हमें पता नहीं चलते कि कब निकल गए ये 40 मिनट। बस ऐसी क्लास होती है सभी साथियों के लिए, ठीक है, बिल्कुल, है ना। इसी प्रकार से पढ़ते रहे, अध्ययन करते रहे, नई नई ट्रिक दोस्तों हम आप लोगों को निकालते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों को याद हो जाए जो चीज आप पढ़ रहे हो। ऐसे तो बहुत सारी पुस्तकें हैं दोस्तों, आप पुस्तकों में जाकर के बहुत सब कुछ पढ़ सकते हो। पुस्तकें एक से एक पुस्तकें आ रही हैं, इतनी मोटी मोटी पुस्तकें आ रही हैं, आप सब कुछ पढ़ सकते हो। लेकिन कुछ अलग मिले कोचिंग में, कुछ अलग आपको पढ़ने में मिले, है ना, उसका नाम क्या है, कोचिंग। नहीं तो ऐसे पढ़ना है कि मैंने बोर्ड पे लिख के और आपको बता दिया, लिखवा दिया कि ऐसा 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 लिख लो। और अगर ऐसे ही आपको पढ़ना है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो। और आपको कहीं अलग मिले जो क्लास में ही बहुत सारी चीजें याद हो जाएं, है ना, इंटरेस्ट आ जाए पढ़ने में, रेगुलरिटी हो, उसका नाम क्या है, कोचिंग, है ना। इसलिए कोचिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, सभी लोगों को धन्यवाद। अध्ययन करते रहें, निरंतर क्लास करते रहें, सारी चीजें याद हो जाएंगी बहुत सारी, बस विश्वास रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। नियुक्ति पत्र भी आएगा, अभी नहीं आया, ठीक है। सभी को